Shahrukh, thank you so much for taking the time out. Before we go into your work, थोड़ा सा मुझे अगर आप पीछे लेके जा सकें कि how did you sort of ended up in this role? क्या पढ़ाई की, कहाँ कहाँ काम किया, and then PTCL आपने कब join किया? Thank you so much for your presence and your time. I started my journey in 2012. I graduated in computer sciences. Uske baad, I joined a private firm. I spent 2 years there. Then I joined the banking sector. I look after their private cloud. And in 2016, I joined PTCL as a manager. Then they recognized my efforts in cloud and digital platforms. They promoted me to the senior manager level, and now I'm the group director for cloud and the digital platforms within the PTCL. और ये cloud और इस side के ऊपर interest, because it's a very niche sort of मेरे ख्याल से field. तो इधर interest कैसे आपका develop हुआ when you were studying, and what sort of inspired you at that time? In the start, I got two choices when I was studying and I was doing the final year project, whether I should go on the development side or whether I pick up the system side and the cloud side of it. So I choose this particular field, and I'm the first one who was the part of the cloud that was deployed by PTCL in Pakistan, and that was the first cloud in Pakistan in 2016. So I was the part of that particular team. We deployed the cloud. We launched the cloud first time in Pakistan, the local sovereign cloud, and from there the journey began. Or के ऊपर right now we have enterprise level 100 plus customers hosted on that particular cloud, and it's growing in terms of baseline and the revenue as well. थोड़ा सा मुझे अगर आप बताएं कि जो क्लाउड का बिजनेस है, एक तो उसको ज़रा सिंप्लीफाई मैनर के अंदर अगर आप बता सकें, बिकॉज नॉर्मली तो जब लोग यूफोन का जिक्र सुने तो ज़ाहिर है कि जी आपके पास मिनट्स आते हैं, इंटरनेट आता है, आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, लाइक बेसिक जो एक ब्रॉडर लेवल के ऊपर. PTCL ज़ाहिर लाइक है कि इट्स मोर ऑफ इंटरनेट आपको मिलता है, आप यूज़ करते हैं, और प्रोवाइडर्स को भी PTCL देता है. एंड देन ऑब्वियसली दे आर लाइक प्रोडक्ट्स, जो एक ये प्रोडक्ट है आपका. सो थोड़ा सा कि लाइक व्हाट डू यू गाइज रियली डू, लाइक हु आर योर कस्टमर्स. एक आम बंदा जिसको लेट्स से कुछ भी नहीं पता कि आप क्या करते हैं और आपका वर्टिकल क्या करता है, उसको आप कैसे समझाएंगे? हमारा जो बिजनेस है दैट इज़ फॉर B2B. क्लाउड और डेटा सेंटर्स हमारा एक कोर प्रोडक्ट है जो कि इंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए है. SME और इंटरप्राइज की मार्केट को हम लोग टारगेट करते हैं. बेसिकली डेटा सेंटर इज़ अ फैसिलिटी जहाँ पे आप अपनी को लोकेशन स्पेस ले सकते हैं और उसके अंदर अपने सर्वर्स और स्टोरेज होस्ट कर सकते हैं. ऑन दोज पर्टिकुलर सर्वर और स्टोरेज के ऊपर आप अपना डाटा रख सकते हैं, डाटा रिजाइड कर सकते हैं. और डाटा इज़ द की फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो किसी भी सेक्टर से हो, वो बैंकिंग सेक्टर से हो, हेल्थ सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो. तो डाटा इज़ द की फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर. सो बेसलाइन के ऊपर हम लोग फर्स्ट स्टेप पे डाटा सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस को, और हम लोग क्लाउड भी प्रोवाइड करते हैं इन दोज पर्टिकुलर डाटा सेंटर्स. सो क्लाउड और डाटा सेंटर्स दोनों में फ़र्क ये है कि डाटा सेंटर्स में आपको अपना हार्डवेयर लेके आना पड़ता है, वहाँ पे आप इंस्टॉल करते हो और उसके ऊपर फिर अपनी एप्लीकेशन रन करते हो. वो एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है जो कि कस्टमर का डाटा कैरी करती है. क्लाउड के ऊपर हम लोग एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को जहाँ पे वो अपना डाटा होस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंक है या कोई भी इंटरप्राइज है और वो बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो होस्टिंग सर्विसेज अपनी एप्लीकेशन को होस्ट कर सके, तो वी प्रोवाइड देम द फैसिलिटी टू होस्ट दोज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑन ओवर क्लाउड प्लेटफॉर्म. सो एसेंशियली जैसे ASW है, मोर और लेस वी कैन से इट्स अ लोकल वर्जन. येस, यू कैन से दैट. Amazon वेब सर्विसेज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, येस. लेकिन अभी हम लोग PTCL का जर्नी है क्लाउड का, दैट स्टार्टेड इन 2016. We provide infrastructure as a service initially. Now we provide platform as a service and software as a service as we speak right now. And what was the reason of moving into the cloud vertical? Basically, it's a journey to become a techco from telco. So we are embarked towards this journey in which we are transforming different enterprise
टू बी ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और हम पार्ट हैं डिजिटल पाकिस्तान का भी. सो जो एक जर्नी है डिजिटल पाकिस्तान का, उसका जो बेस लाइन की जो फुलफिलमेंट है वो इस टाइम पे PDCL कर रहा है. We have the largest connectivity in Pakistan for the cloud or data centers. Connectivity is the major part, and of course power and data are the other major parts as well. And how are you guys different to your competitors? Like, why do businesses pick you guys not to go to the other businesses? Many people don't know about this. We started our data center journey in 2010. So we are the first one to introduce the commercial data centers within Pakistan. And we are the first in Pakistan to launch local cloud services in 2016. So we are the pioneers in terms of data center and cloud within the Pakistan. So most of the customers who want to host their data within the Pakistan, due to different compliance and regulatory issues, we are the fuel to those organizations. So जितनी भी organizations हैं जिनकी compliance की requirement है कि उन्होंने data जो है वो पाकिस्तान की जियो boundaries के अंदर place करना है, so we are providing these facilities to those enterprises. और थोड़ा सा मुझे बताएं, आपने जैसे टेक को का जिक्र किया है, ये मैंने पहली दफ़ा टर्म सुनी है, which is very interesting. Why are like telcos और जो बड़े businesses हैं, why are they moving from their core जो उनका काम है to like other verticals now? Basically अगर आप international platforms देखें, so connectivity is one part of it. So we want to move beyond the connectivity. So connectivity is base of everything that you establish. अगर आप connected नहीं है, for example if you're running an application और वो application आप किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस करते हो, वेदर इट्स योर मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, और आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से जब तक कनेक्ट नहीं हो पाते हो, आप कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते हो, आप वो डाटा रीड नहीं कर पाते हो, उस डाटा के ऊपर क्यूज करके रिजल्ट्स नहीं ले पाते हो. सो कनेक्टिविटी एक बेस लाइन है जो कि ऑलरेडी कनेक्टिविटी का प्लेटफॉर्म हमारे पास स्टैब्लिश था. Then we started data center business in which we offer over enterprise customers to host their super computers and storages और different उनके जो platforms हैं वो हमारे पास data center में लेके आए, वहाँ पे host करें और वहाँ से applications अपनी run करें. उसका फ़ायदा उनको ये होता है कि एक तो हम लोग facility provide करे होते हैं जो कि redundancy के ऊपर map करे होते हैं. So जैसे मैंने आपको पहले बताया कि we are the largest data center providers within Pakistan. We got 7 tier 3 certified data centers in Pakistan. No one else have. And all these data centers are in different cities of Pakistan. So customer can host their primary side and the DR side as well. Now the customer are asking about the third side as well. So we are the only one in Pakistan who provide the primary DR and the third side for the customer as well, whether it's data center or cloud, in both domains. Or how do you ensure the privacy of the data? Because हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट के जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं, नादराज एंड लाइक अ लॉट ऑफ देम, लाइक डाटा लीक हो रहा है, ब्लैक वेब के ऊपर किसी ने कहा कि कुछ मिल रहा है. सो हाउ डू यू इंश्योर द प्राइवेसी? व्हेन यू टॉक अबाउट द प्राइवेसी, वहाँ पे ना डिफरेंट आप कह लें कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स आते हैं दैट वी नीड टू मेक श्योर. सो क्लाउड के ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस क्लाउड की करवाई हुई हैं टू मेक श्योर द कस्टमर्स डाटा इज सिक्योर. फॉर एग्जांपल PCI DSS सर्टिफाइड है हमारे क्लाउड के पोर्ट्स. ISO की डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हम लोगों ने करवाई हुई हैं, HIPAA कंप्लाइंट हैं हम. उसके अलावा सिक्योरिटी पोस्चर आपको देखना पड़ता है कि आपका सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, आप अटैक्स को किस जगह पे मिटिगेट कर रहे हो. व्हेन यू आर पब्लिक, तो पब्लिक कि कोई भी डोमेन होगी उसके ऊपर अटैक आएगा, आप उसको मिटिगेट क्या कहाँ पे करें और मिटिगेशन के लिए आपने कौन सी लेयर पे कौन सी सिक्योरिटी डिप्लॉय की हुई है. सो देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रेमवर्क विद इन PDCL जो कि उस बात को इंश्योर करता है कि ओवर डाटा इज़ सिक्योर. वी स्टार्ट विद the network security, we end up on the endpoint security. We make sure कि हमारे सारे security controls
इन प्लेस हो, और वी हैव मेक अ मैसिव इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, ताकि डाटा सेंटर में जो भी हमारा कस्टमर्स है जो सिक्योरिटी की सर्विसेज सब्सक्राइब करता है वो सिक्योर हो. वी रेगुलरली कंडक्ट ऑडिट्स, सिक्योरिटी ऑडिट्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की, टू मेक श्योर द डाटा एंड द प्लेटफॉर्म्स आर सिक्योर. और जो ऑडिट्स हैं वो इंटरनल भी हैं हमारे PTCL के, और एक्सटर्नल बॉडीज से भी हम लोग ऑडिट करवाते हैं. आपने जैसे सिक्योरिटी और हम लोग जैसे प्राइवेसी का जिक्र किया, कोई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें कोई बहुत बड़ी कोई हैकिंग अटेम्प्ट्स हुई हों या कोई डिस्टर्ब करने के लिए कुछ हुआ हो? Day in day out, because we are the public service providers, और different customers ने different अपनी चीज़ें हमारे पास host करवाई हुई होती हैं. तो day in day out the customer face the same sort of challenges and they contact us and they subscribe over security services. लेकिन आप लोगों के क्लाउड के ऊपर भी कभी कोई इस तरह के हैकिंग अटैक्स हुए हैं? So that is already secured. 24/7 monitoring पे हमारी SOC की सर्विस है जो कि 24/7 उसको मॉनिटर कर रही होती है. तो we already covered that. Yes, definitely attacks are there, और आते भी हैं और उनकी मिटिगेशन भी होती है. It's a constant cycle. It don't stop. That's why we got like 24/7 teams available to monitor and mitigate those kind of threats. What is like one of the most difficult sort of thing in this business compared to जो आप लोग के बाकी business verticals हैं? Because इसमें एक तो B2B है, डेटा है, which is the thing. The king. So like सबसे ज़्यादा challenging part क्या है इस पूरी चीज़ में? इस पूरी चीज़ में जो सबसे ज़्यादा challenging part है that is security. The security is just like a mirror. Once break, it's gone. The data एक दफ़ा आपका breach हो गया, that can be anywhere, और उसमें आजकल तो थ्रेट्स आफ्टर AI बहुत ज़्यादा थ्रेट्स का लैंडस्केप इंक्रीज़ हो गया, डिफेंस साइड पे भी और मिटिगेशन साइड पे भी और अटैकर साइड पे भी, दोनों साइड से. अटैकर्स आर ऑल्सो वर्किंग अलॉन्ग विद AI टू इनिशिएट थ्रेट्स. And on the mitigation side, we are also working with AI technologies along with the OEMs to mitigate those particular threats, malwares, XYZ, many things that come under the security. लेकिन hackers कैसे AI को use कर रहे हैं to attack? So there is generative AI tools available who can act like a human, and or who can generate malwares, ऐसे malwares, आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि ऐसे malwares वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कंप्यूटर की तरह एक्ट करते हैं. आपको लगता है या ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं. इफ़ देयर इज़ अ प्रोग्राम तो वो ऐसे एक्ट करेंगे कि जैसे नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम एक्ट कर रहा है. कहीं पे ह्यूमन के क्रेडेंशियल से लॉग इन चाहिए तो दे विल एक्ट लाइक अ ह्यूमन फॉर दोज पर्टिकुलर बॉट, लाइक अ बॉट, लाइक वो डिफरेंट. इसमें फिर काफ़ी डिटेल आ जाती है उसके अंदर, लेकिन दो तरीके हो सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के. या तो वो कोड एज अ कंप्यूटर एक्ट करेगा, या वो कोड एज अ जो है वो ह्यूमन एक्ट करेगा टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. एंड आफ्टर द राइज ऑफ AI और ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं इतनी ज़्यादा, उससे ये जो आपका क्लाउड बिजनेस है उसके ऊपर पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, और आई एम श्योर उसके साथ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी. जैसे आपने कहा कि अब हैकर्स भी जो हैं वो ये टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रा अब एक मुश्किल सिचुएशन है, बिकॉज पहले तो एक फ़िज़िकल स्पेस है, बस उधर कुछ हुआ या कोई, लेकिन अब बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ उतना ही रिस्क भी आई फील लाइक बहुत ज़्यादा होता जा रहा है. बिल्कुल आपने ठीक कहा, रिस्क भी उतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक क्यूरी नॉर्मल प्रोसेसिंग के लिए 1 प्रोसेसर यूज़ करती थी, तो AI बेस्ड जो क्यूरी है वो 9 times या 10 times मोर प्रोसेसर यूज़ करती है टू एग्जीक्यूट. तो कंप्यूट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो रही है. एंड देन NVIDIA's और जो न्यू हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं, वी को डिफरेंट वेंडर्स हैं जिनके अवेलेबिलिटी है मार्केट में, वो भी कंप्यूट
जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, और उसके साथ साथ डेटा सेंटर की पावर भी इंक्रीज़ हो रही है. सो जो AI बेस्ड क्यूरीज हैं वो कंप्यूट हंग्री भी हैं और पावर हंग्री भी हैं, और इससे जो लैंडस्केप है बेसलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेंस हो रहा है, पावर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो रही हैं, और अलॉन्ग विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड और जैसे डाटा गैदर हो रहा है, जैसे जैसे डाटा कलेक्ट हो रहा है, कंप्यूट और क्लाउड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है मार्केट के अंदर. और थोड़ा सा बताएं कि जो अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ या अपग्रेडेशन किस तरह की है टू वन सिक्योर और उसको और बेहतर बनाने के लिए फॉर योर कस्टमर्स? अब देखिए, क्लाउड और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो जर्नी है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस जर्नी. एवरीथिंग, देयर इज़ अ न्यू थिंग इन द मार्केट जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है. न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आ रही है. देन देयर इज़ अ वॉर बिटवीन द अमेरिकन OEMs एंड द चाइनीज़ OEMs. Sometime you have to pick and choose between the two, which technology is better for particular product. So there is a constant cycle of innovation. Every day there is a new technology, there is a new product based on that particular technology. If you get an example of AI, a year back there is no noise of AI in the market. Now every organization is working on the AI platforms, how we can get the maximum benefit out of it. So this is a cycle that keep on revolving. और थोड़ा सा बताएं कि जो आप लोगों के आई थिंक डेटा सेंटर्स 3 हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, राइट? जो हमारे डेटा सेंटर्स हैं वो तकरीबन 7 डेटा सेंटर्स हैं अक्रॉस डिफरेंट सिटीज़. द मेजर सिटीज़ आर इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची. जो हमारे क्लाउड के पॉर्ट्स हैं वो तीनों मेजर सिटीज़ में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में डिप्लॉयड. एंड दीज 3 डेटा सेंटर्स इन विच द क्लाउड रिजाइड आर Tier 3 सर्टिफाइड. और लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन है सारी, ये जो क्लाइंट साइड है उनको कैसे बेनिफिट है? बेसिकली इसमें डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस हैं. लाइक अब हम लोग एक और नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसका नाम है एज क्लाउड. दैट विल रिजाइड नियर टू द कस्टमर एक्सपीरियंस सेंटर, जहाँ पे एक कस्टमर की तरफ से इनपुट और जो प्रोसेसिंग है वो बहुत करीब करती जाएगी, और उसमें लेटेंसी के जो है कस्टमर की जो लेटेंसी है, जो कस्टमर लेटेंसी फेस करता है ड्यूरिंग रनिंग द एप्लीकेशंस, वो और भी रिड्यूस हो जाएगी. लाइकवाइज डिफरेंट बिजनेसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो लाहौर में लगा हुआ है, और उसने अपना डाटा एग्जीक्यूट करना है फास्ट बेसिस पे, वो लेटेंसी अफोर्ड नहीं कर सकता. सो दे कैन सब्सक्राइब अवर सर्विसेज फ्रॉम द लाहौर डेटा सेंटर. Rather, they subscribe or any of the XYZ service from a hyperscaler, which is in abroad, and they will face the latency, or some other local service provider. और थोड़ा सा बताएं कि जो what are the biggest sort of challenges in managing or maintaining these data centers? Like overall security तो एक हो गया, but उसके अलावा क्या challenges इसमें? When I talk about the data centers, the major challenge is the power. So we are बिजली गई तो हो गया. So when I talk about the Tier 3 certified data center, तो हमारी जो बेसिकली जो पीछे से बिजली की लेग आ रही होती है, वो 2 डिफरेंट ट्रांसफार्मर से आ रही होती है. फिर उसके अलावा जो हमारा बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल जो पावर सोर्स हैं, दे आर रिडंडेंट पावर सोर्सेस. देन उसमें जेनसेट आ जाते हैं. वी गॉट इन ईच ऑफ आवर डेटा सेंटर वी गॉट रिडंडेंट gensets in HA, and then we got UPS in HA deployed in those particular data centers, meeting the power requirement of the customer. For example, like if I talk about one of my data center, it's designed on 3 megawatt. So we have to make sure end-to-end availability of those particular 3 megawatts till the end of the data center. And definitely yes, each rack will consume around 7 kilowatt to 14 kilowatt average. So we have to make sure redundant power supplies are available till the end customer within the rack. और डेटा सेंटर कितना बड़ा इस मतलब ये होता है विजुअली? इफ बिकॉज हमने तो वो नेटफ्लिक्स की कोई मूवीज में मेरे ख्याल से या कोई हॉलीवुड या कहीं देखा होगा कि इट्स लाइक अ बिग फैसिलिटीज
और वहाँ बस मशीनें लगी हुई हैं सारी. Is it like the same? It is like the same. If you visit the PTCL data centers, you will say whether it's in Pakistan or not. Like these are amazing और सबसे बड़ा infrastructure. किस सिटी में है आप लोगों का? हमारा लाहौर में है. That facility comes with more than 200 racks on site. And there are different floors. I'm just talking about the one of the floor. और हमारे पास एक विद इन कराची सिर्फ 4 सर्टिफाइड डाटा सेंटर्स. देन लाहौर वी हैव 2 सर्टिफाइड डाटा सेंटर्स. देन इन इस्लामाबाद वी गॉट 2 सर्टिफाइड डाटा सेंटर्स. सो in every city we got redundant data centers, and in major city Karachi we got like more data centers because the demand is more there. और जनरली जब इंटरनेट का इशू आता है मुल्क में तो उसका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर क्या पड़ता है? As data center we are also consuming that particular bandwidth, जो कि इंटरनेशनल bandwidth आपकी सबमरीन्स के थ्रू बाहर जाती है. लेकिन कोई इंटरनल कोई स्पेशल वायर तो नहीं आप लोगों का कि यार इनका नहीं काटना बाकी सारे? Yes, we can prioritize the routes as well. ये हमारे इंटरप्राइज कस्टमर्स हैं, उनकी हम लोग पेयरिंग और राउटिंग कर सकते हैं. So ताकि उनको थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट मिले. So ये होता है कि अगर इस्लामाबाद में इंटरनेट का मसला चल रहा है तो कुछ लोगों के पास नहीं मसला? कुछ लोगों के पास नहीं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के पास. So like it's a big chunk of it. So yes, we can do it, and we probably we do it in some of the cases. But how do you ensure मतलब इंटरनेट ज़ाहिर है टेक्निकली वो भी आप लोगों के पास ही वर्टिकल है और फिर ज़ाहिर है क्लाइंट्स भी हैं, तो हाउ डू यू इंश्योर कि मतलब कोई डिस्ट्रप्शन ना आए और कोई इशू ना आए मतलब क्लाइंट को? Throughout the Pakistan, we got the largest cable footprint. We got 82,000 kilometer fiber laid down across the Pakistan. So there is not a single path. They हमेशा अप्रोच करने के लिए फ्रॉम नोड ए टू नोड बी आपके पास मल्टीपल राउट्स और मल्टीपल पाथ्स प्रेजेंट होते हैं. अगर एक जगह पे कहीं पे केबल कट आ भी जाता है तो देयर आर अदर मल्टीपल राउट्स. माइट बी यू फेस सम लेटेंसी बट द राउटिंग इज अवेलेबल. और थोड़ा सा बताएं कि जो लाइक द रोल ऑफ एआई है या जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसका इम्पैक्ट इन अ पॉजिटिव और इन अ नेगेटिव वे आप लोगों के बिजनेस के ऊपर क्या है? आई गेस बिजनेस के हवाले से तो मैं शायद पहले बता चुका हूँ कि कंप्यूट और जो डिमांड है हर इंटरप्राइज की वो इंक्रीज होती जा रही है. सो दैट इज डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स अवर रेवेन्यूज. और ये चीज़ डेफिनेटली टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होती जा रही है. जितना डेटा इंक्रीज़ हो रहा है वैसे ही कंप्यूट की रिक्वायरमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज़ होती रहती है. सो डेटा कलेक्शन विद इन पाकिस्तान पहले शायद इतनी नहीं थी, लेकिन अब न्यू एप्लीकेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जो डिजिटल पाकिस्तान का एक एजेंडा है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन विद इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही है. वेदर इट्स प्राइवेट और पब्लिक बोथ ऑर्गेनाइजेशन वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं. सो देयर इज़ अ मैसिव इंक्रीज इन द डाटा विद इन द पाकिस्तान. सो उसके साथ प्लेटफॉर्म्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, कंप्यूट भी इंक्रीज़ हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज़ हो रही है. और जनरली जो एआई का रोल है इन योर बिजनेस वर्टिकल, लाइक हाउ इज़ इट इम्पैक्टिंग नॉट इन अ बैड और पॉजिटिव वे, बट लाइक जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आप लोगों पे उसका क्या वो असर आ रहा है? बिकॉज नॉर्मली बिजनेसेस में तो ये ना कि लाइक आपने फॉरेन इनोवेशन करनी है, आप वो सोच ही रहे होते हैं तो अगली कोई चीज़ आ गई, फिर अगली आ गई, बिकॉज इट्स सो लाइक रैपिड. सो लाइक क्लाउड बिजनेस के ऊपर इसका क्या मतलब इम्पैक्ट है? It got a very positive impact. Basically, AI is a buzzword. It comes from 3 different things: data, and then algorithms, and then training. These are the 3 major parts. So to recite that particular data, we are launching a service of GPU as a service, in which the customer can host particular AI application on those particular platforms. जो baseline है, we will offer in next year. In the start of the next year, we already complete all the processes. And inshallah on 1st January 2026, we will launch that particular service. And after that, we are able to host local AI platform within our data centers. और उसकी वजह से जो है डिफरेंट पाकिस्तान की जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो कि AI की एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं,
वो होस्ट कर सकते हैं those particular application locally within Pakistan. So that will be again, we will be the pioneers in that particular domain, and we will be launching that within Pakistan for private and the public sector both. And how do you approach the challenge of ये जो premises के ऊपर cloud centers और फिर जो actual cloud के अंदर ही storage है, or is it like a same thing? It's the same thing. जो on-prem cloud है उसमें different services हैं. उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, स्टोरेज एज अ सर्विस है, आपकी बैकअप एज अ सर्विस है. देन यू गो बियॉन्ड दैट प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर आपकी पर्टिकुलर कंप्लीट एप्लीकेशन होस्ट हो सकती है. देन यू गॉट SaaS बेस्ड मॉडल इन विच यू कैन जस्ट नीड अ लॉग इन टू लॉग इन टू दैट पर्टिकुलर सर्विस एंड यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर योर डेली टास्क. So in cloud, there are 3 layers: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. So we are planning to give top of the line SaaS models to our end customers, but it's a very long journey because there are a lot of applications and lot of stuff that we need to catch and cover up. और जनरली एक और भी डिस्कशन हमें सुनने में आती है कि ज़ाहिर अभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत गुफ्तगू होती है, एनवायरनमेंट के बारे में गुफ्तगू होती है, फिर ज़ाहिर है आप लोग जो काम कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं sort of impact करता है इस पूरी चीज़ को. सो हाउ डू यू गाइज इंश्योर कि सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज ना हो, एंड हाउ यू गाइज आर ट्राइंग टू मैनूवर दैट? We are planning to go eco-friendly environment. We are planning to adopt solar energy in terms of data centers. So it's in our part of our plan. And inshallah, from the next year, we start that particular journey, and we'll convert over energy to the solar and other available energies within the country, who don't run on the fuel or who don't generate much carbon, so that we approach towards the eco-friendly environment. और इनोवेशन आप लोग कैसे लाते हैं इस काम के अंदर? बिकॉज रिलेटिवली तो सुनने में है कि इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपने सिक्योरिटी अच्छी हो, आपके पास डाटा सेंटर है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सो हाउ डू यू देन ब्रिंग इनोवेशन, या क्या इनोवेशन आ सकती है इस वर्टिकल में? This particular cloud vertical is all about the innovation. Day in, day out, you're innovating something along with OEMs or by in-house team or along with your partners. Day in, day out, you're building new applications, you're building new platforms, you're planning to solve your customer problems in many ways, to reduce their compute or to upgrade their applications or their platforms. Day in, day out, you're doing something that is directly linked with innovation stuff. So हम काफ़ी closely innovation के साथ basically काम कर रहे होते हैं along with our customers and our partners. And what are the key sort of अभी आगे के milestones for the, like let's say 1 or 2 years, जो like anything which you guys are working on, anything particular? Particular things that is from where we start, like there is a journey within the organization that we are adopting to transform this particular organization from telco to techco, and all this depend upon the digital platforms that we जो कि हम लोग अभी end customers के लिए लेके आ रहे हैं. आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफ़ी अर्सा गुजारा, सो ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स आपने खुद कैसे जो है वो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन देखी है पूरी इंडस्ट्री की? If I talk about the PTCL and Ufone, the number of subscribers in Ufone keep on increasing, और PTCL में number of internet users जो हमारी फाइबर के या कॉपर के end customers हैं वो increase होते रहे. With increase of both customers, the requirement of bandwidth is keep on increasing. जब वो bandwidth की requirement increase हुई तो complete backend पे infrastructure revamp करने की ज़रूरत आई. For example, few years back, you're happy to have 10 MB on your internet. Now 100 MB is less for you. So ये massive increase industry में past couple of years में आया.
और उसके अगेंस्ट हमें काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बैक एंड पे टू इंक्रीज ओवर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, हमारी लोकल कनेक्टिविटीज़, दे गॉट अ मैसिव कैपेक्स और ओपेक्स टू इंक्रीज द बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो कंप्लीट एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी होता. तो वो हम लोगों ने किया भी, और वी आर द पार्ट ऑफ इट एंड वी आर डूइंग इट रेगुलरली एज वेल. और उसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके ख्याल से कैसे इवॉल्व हो रहा है पाकिस्तान में? बिकॉज आपने जब कैरियर शुरू किया एंड नाउ यू आर हेडिंग होल वर्टिकल एज वेल, तो आपके टाइम पे भी जब आपने शुरू किया और अभी, लाइक हाउ हैव यू सीन द होल एवोल्यूशन? इनिशियली कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज इनिशियली इतनी एप्लीकेशंस यूज़ नहीं कर रहे थे फॉर देयर एम्प्लॉयज़ और देयर कस्टमर्स. नाउ you can see every corporate have ERP or CRM within their system to structure themselves and to digitalize themselves. So वहाँ से data generation आपकी start होगी. So जब data generate हुआ, they keep on digitalization. एक CEO को एक single dashboard के ऊपर हर चीज़ मिल जाती है. It belongs to their customers or their employees, both part. तो वो एक सिंगल डैशबोर्ड के ऊपर देख के डिसीजंस भी ले सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज़. सो दैट इज़ अ जर्नी दैट एवरी कॉर्पोरेट हैव adopted in last couple of years. पाकिस्तान का जो ओवरऑल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आपको बुनियादी तौर पर क्या लगता है कि व्हाट आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी नीड टू फिक्स या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? इंटरनेट ऑब्वियसली इज़ ऑन द टॉप, बट उसके अलावा there are a lot of things. There are a lot of things that we need to develop basically. The first thing are the policies. We need to do a lot of work on over digital policies in terms of data. Cloud is one of the part of the data. In terms of data security, in terms of other regulations belong to different domains, for example, banking, IoT, manufacturing, health vertical. There is no, for example, there is no policy of health data right now in Pakistan. So first we need to see the frameworks, because these are the frameworks. Policies are the frameworks. You need to define the frameworks. After defining those particular frameworks, the technology is the other part. So first we need to shift our minds. Technology is a secondary part of it. Frameworks and regulations are the main part of it. The things derived from the regulatory point of view will make more impact towards Pakistan as compared to the technology point of view. And from the technology, if I talk about the technology point of view, there are many things that need an upgrade. For example, bandwidth is one of the part of it. There are other digital transformation journeys. We want to host hyperscalers within Pakistan, for example, AWS, Azure, GCP. They are in the neighboring countries, but they are not in Pakistan. So we need to convince them to host their particular platforms in Pakistan. So I guess that is where we should start with. और लास्टली थोड़ा सा बताएं कि जो नए लीडर्स आ रहे हैं आपकी इंडस्ट्री के अंदर, और स्पेशली लेट्स से अगर किसी का क्लाउड वर्टिकल के अंदर ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? And what are the opportunities as well? Opportunities are a lot, and there are many companies who are investing in a particular cloud domain. So they have to pick and choose the OEM wisely, whether they go with the American brands or the Chinese brand, or they want to build their own cloud along with the open source platforms. So that is the main thing that one should choose. Ki technology ki selection is really important. Then the security postures, then the local service providers jinke saath unhone kaam karna hai, then the partnerships that they want to build locally. So अगर कोई cloud buildup भी कर देता है, उसके बाद go to the market का journey उसका क्या है, how they will make sure that जो market में already competition उसके साथ compete कैसे करेगा. Then there is a big competition of the hyperscalers, AWS, Azure, GCP,
कौन सी सर्विसेज हैं जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, इंटरनेशनल कौन सी सर्विसेज ऐसे हैं जो कि वो पुल करके पाकिस्तान लेके आ सकते हैं ऑन दोज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स. सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस एंड द की पॉइंट्स दैट दे शुड keep in mind while moving towards this particular domain. Shahrukh, thank you so much Thank for you. taking the time out. It's lovely Thank you. talking to you. Same here.